अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री के अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स हम कवर करेंगे, व्हाट इज इन्वेंट्री और स्टॉक, पर्पस एंड नीड फॉर रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, स्टॉक and work in process, types of inventory, stock and work in process, finished goods, valuation of cost of sales and closing stock और cost of sales की वैल्यूएशन किस तरीके से होती है, अंडर फीफो लीफो एंड एवरेज कॉस्ट, बोथ दो मेथड्स है इसके, पीरियोडिक एंड परपेचुअल। इन पीरियोडिक एंड परपेचुअल के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स और क्लोजिंग इन्वेंट्री की कैलकुलेशन किस तरीके से होती है, अकाउंटिंग फॉर स्टॉक्स, क्लोजिंग स्टॉक की ट्रीटमेंट किस तरीके से होगी, कंपैरिजन ऑफ फीफो लीफो एवरेज कॉस्ट, लोअर ऑफ कॉस्ट आर एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, फिजिकल काउंट, इम्पैक्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। सो लेट्स मूव। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर को हम डिस्कस करेंगे इन्वेंट्री, व्हाट इज इन्वेंट्री, पर्पस, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज, वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंटिंग किस तरीके से होगी। सेकंड लेक्चर के अंदर हम इन रिलेटेड लीफो फीफो और वेटेड एवरेज से रिलेटेड सेकंड में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। थर्ड लेक्चर के अंदर हम कंपैरिजन करेंगे लीफो फीफो जो हमने सेकंड में किया था उसके कंपैरिजन को डिस्कस करेंगे, प्लस लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, फिजिकल काउंट और इम्पैक्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के इम्पैक्ट को डिस्कस करेंगे। ये मैं थर्ड लेक्चर। फोर्थ में एक कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसके अंदर लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी को बेस बनाते हुए इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी। सो लेट्स मूव। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इन्वेंट्री? Inventory or stock is a goods and material that a business hold for ultimate goal to resell. जो भी आइटम्स किसी भी बिजनेस में आप रिसेल के लिए आपने रखे हुए, दिस इज कॉल्ड इन्वेंट्री और स्टॉक। इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज अ डिसिप्लिन primarily about the specify the shape of the shape and placement of stock goods. अब जो आपके पास स्टोर के अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेसिकली एक डिसिप्लिन डिफाइन करती है कि जो आपके पास स्टॉक है वो किस शेप में है, किस प्लेसमेंट पे, किस हिसाब से, किस तरीके से स्पेसिफाई करके आपको इसको होल्ड करना है, कितना होल्ड करना है, कितना स्टॉक इन्वेंट्री में होना चाहिए। पर्पस एंड नीड्स फॉर रिकॉर्डिंग इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एसेट ऑफ द बिजनेस। ट्रेडिंग के अंदर लार्जेस्ट एसेट क्या होते हैं? वही इन्वेंट्रीज, वही आइटम्स जो वो सेल करने के लिए रखेंगे। द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज सेल्स ऑफ दीज इन्वेंट्रीज। रेवेन्यूज ट्रेडिंग के अंदर ये दिस इज पर्टिकुलरली फॉर द ट्रेडिंग बिजनेस। सो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज सेल ऑफ दीज इन्वेंट्रीज। इन ही इन्वेंट्रीज को सेल करके आपका सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, ये मेजर सोर्स यही है। थर्ड नंबर, inventories should be properly compiled periodically and recorded in the books of account for proper measurement of periodic profit. Inventories जो है प्रॉपर कंपाइल करके periodically एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर एक प्रॉपरली रिकॉर्ड मेंटेन करने चाहिए, क्योंकि यही प्रॉफिट, ये रिकॉर्ड आपको प्रॉफिट मेजरमेंट में हेल्प करेगा। एंड फॉर द इंक्लूजन इन द बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। जो आपके पास एसेट्स, जो आपके पास स्टॉक, जो आपकी करंट इन्वेंट्री है, करंट एसेट्स है, जो इन्वेंट्री आपके पास है, वो उसका इंपैक्ट आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों पे पड़ेगा। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, देयर आर बेसिक 3 टाइप्स ऑफ द इन्वेंट्री: raw material, work in process and finished goods. 3 types of the inventory most commonly used are raw material. अब आप सामने पिक्चोरियल फॉर्म में देखिए, कारपेंटर क्या करते हैं? वुडन शीट्स परचेज करेगा, उसमें से फर्नीचर बनाएगा,
और फर्नीचर को डेकोरेट करके फिनिश कलर चेंज करके कलरफुल बना के एज पर नीड एज पर ऑर्डर बना के सेल करेगा। उसके लिए इन्वेंट्रीज बेसिकली 3 किस्म की होंगी। कुछ इन्वेंट्रीज रॉ फॉर्म में होगी, कुछ में प्रोसेस चल रहा होगा। वर्क इन प्रोसेस मकसद जो मिड में आपके पास चेयर तो रेडी है मगर उसके फिनिश फॉर्म में नहीं है, लास्ट पिक्चर में आपके पास फिनिश फॉर्म में। व्हेन यू नो द टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज यू हैव, आपको जब तक ये पता होगा कि आपके पास कौन कौन सी इन्वेंट्रीज है, यू कैन मेक बेटर फाइनेंशियल डिसीजन फॉर सप्लाई चेन। आप सप्लाई चेन के हिसाब से बेटर डिसीजन कर सकते हैं कि आपके पास होल्ड स्टॉक रॉ मटेरियल कितना पड़ा है, प्रोसेस में कितना है जो ऑलरेडी जिससे फर्नीचर रेडी हो रहा है, और कितना फर्नीचर रेडी है। तो एज पर ऑर्डर आप फाइनेंशियल डिसीजन बेहतर कर सकते हैं अगर आपके पास टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी। Identification rules, methods for inventory valuation. If you are using cost and unit have been bought at the different prices during the year, we need to decide which item are left in inventory at the year end. जब आपके पास अकाउंटिंग पीरियड में आप ये जनरल एक प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिस में जनरल प्रैक्टिस में ये चीजें होती है कि जब भी चीज आप कोई एक बार परचेज करते हैं, सेकंड टाइम हो सकता है किसी और आइटम किसी और जगह से ले, शायद आपको कुछ सर्टेन परसेंटेज या तो प्राइस कम हो या प्राइस ज्यादा हो या सेम प्राइस भी हो। अब अगर डिफरेंट प्राइस में परचेज कर रहे हैं तो ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो आइटम्स आपके पास इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं वो कौन सी प्राइस वाले हैं। द पॉसिबल रूल्स आर एज फॉलोज। व्हेन first two should be used for financial account as opposed to the management account. Only the first two methods used to financial account, वो methods की हम बात करेंगे। perpetual method, LIFIFO। perpetual के अंदर 3 methods हैं, first in first out, last in first out and average cost। second method है पीरियडिक मेथड जिसके अंदर एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट सिर्फ एक मेथड है। अब देयर आर टू मेथड्स ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन, परपेचुअल एंड पीरियडिक। अगेन अंडर द अम्ब्रेला ऑफ परपेचुअल देयर आर अगेन 3 मेथड्स, LIFO, FIFO, वेटेड एवरेज। एंड second type is periodic inventory system. There is only one method, average cost। अब इन मेथड्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में इन क्वेश्चन को बेस बनाते, इस LIFO FIFO को बेस बनाते हुए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे सेकंड लेक्चर के अंदर। अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज के अंदर अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इन्वेंट्री अमाउंट अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ सेल्स, हिंस प्रॉफिट फॉर द पीरियड एंड द टोटल ऑफ द करंट एसेट्स सेक्शन in section of the statement of the financial position, बैलेंस शीट। इन्वेंट्री ऐसी चीज है जो अफेक्ट करती है आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी, प्लस में बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट दोनों को हिट करती है। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव एक्यूरेट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट एसेट्स इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। द वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वेंट्री अकाउंटिंग इंक्लूड द फॉलोइंग: a choice between periodic inventory system or perpetual inventory system, determination of cost, basic inventory valuation, lower of cost and net realizable value, we will discuss in next lecture. For accounting closing inventory, accounting for closing stock entry pass करेंगे हम, inventory account debit, profit loss account credit. Now move to the question. Mr. Kaleem Electronics hold 20 units at the rate of 3,000 each of an item of inventory as on July 1st, 2020. During the July 2020, units received and sold were as follows. Inventory received and purchased during the year during the July 2020 were as follows. There are three transactions. July 8, 80 units. July 18, 70 units. July 23rd, 100 units.
price increase 3000, 3100 and 3150. Now the sales of these assets, goods sold out the inventory during the July 2020 were as follows. Goods sold कितने हुए? 85, 80, 90. प्राइस डिफरेंट थी. अब रिक्वायरमेंट है compute the cost of sales and closing stock, closing inventory as on July 31st, 2020 under FIFO, LIFO weighted average. Now the question is, under perpetual method, Kalim Electronics, this is a inventory code. 1 जुलाई को आपके पास 20 यूनिट थे बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक. 3,000 पर यूनिट प्राइस थी. 60,000 रुपीज के आपके पास ओपनिंग स्टॉक के अंदर इन्वेंट्री थी. 8 जुलाई को आपने 80 यूनिट परचेज किए 3,000 पर यूनिट के हिसाब से. अब आपके पास टोटल यूनिट जो हुए, 20 यूनिट पहले थे, 80 यूनिट अब आपने परचेज किए, टोटल यूनिट 100 हुए. 3,000 की प्राइस थी, 80 की भी 3,000 प्राइस थी. तो अब इनको हमें सिर्फ सेपरेट रखना है, क्योंकि आपका जो मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले था वो पहले सेल होगा. अब आपके पास 12 जुलाई को आपने सेल की थी 85 यूनिट्स. 85 यूनिट्स में फर्स्ट पहले वाले कौन सा सेल करेंगे? 20 वाले. 20 यूनिट्स वो सेल करेंगे 3,000 वाले. और 85 में से 20 गए तो 65 यूनिट आपको सेल होंगे 80 में से. 80 से 65 सेल्स हो गए. रिमेनिंग 15 यूनिट बचे. 15 यूनिट 3,000 ईच के हिसाब से 45 यूनिट्स आपके पास बैलेंस क्लोजिंग इन्वेंट्री है. कॉस्ट ऑफ सेल्स आपके पास ये अमाउंट है 2,55,000. अब नेक्स्ट 8 जुलाई के बाद 18 जुलाई को आपने 17 यूनिट और परचेज की जिसकी प्राइस थी 3,100 ईच, जिसकी प्राइस मेंशन है, टोटल अमाउंट मेंशन है. अब आपके पास 15,000 पहले, 15 यूनिट पहले थे, 70 यूनिट्स ये है, तो टोटल मिला के आपके पास 85 यूनिट्स हो गए. 85 यूनिट्स में 15 यूनिट वो है जिसकी प्राइस 3,000 है, 70 यूनिट्स वो है जिसकी प्राइस 3,100 है. नेक्स्ट 19 को आपने सेल्स किए आपने 80 यूनिट्स. 80 यूनिट्स टोटल आपके पास कितने थे? 85 यूनिट्स. जो पहले थे वो पहले वाले सेल करेंगे. 15 पहले थे, 15 वो पहले सेल करेंगे. और उसके बाद रिमेनिंग 65 3,100 वाले सेल करेंगे. तो रिमेनिंग आपके पास 5 यूनिट बचेंगे जिसकी प्राइस है 3,100 ईच. 23rd को आपने 100 यूनिट परचेज की जिसकी प्राइस पर यूनिट 3,150 रुपीज है. अब आपके पास 5 यूनिट पहले थे, 100 यूनिट ये परचेज किए, तो आपके पास टोटल यूनिट बचे 105. 5 यूनिट 3,100 वाले और 100 यूनिट 3,150 रुपीज वाले. तो ये आपके पास टोटल बैलेंस अमाउंट आ रहा है. नेक्स्ट 26 जुलाई को आप सेल कर रहे हैं 90 यूनिट्स. अब एज पर फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले बैलेंस था पहले वो सेल होगा. 5 यूनिट पहले वाले सेल होंगे. 100 यूनिट में से 85 यूनिट सेल करेंगे. तो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट 15 यूनिट बचेंगे जिसकी प्राइस पर यूनिट 3,150 रुपीज है. और अमाउंट टोटल बच रहा है 47,250. अब इसको अगर हम टोटल कर लेंगे, परचेज कितने यूनिट किए? 250. कितनी प्राइस की है? ये प्राइस मेंशन है 7,72,000. सोल्ड सेल कितने यूनिट किए? 2,255. परचेज कितने किए थे? 250. सेल कितने किए? 255. इट मीन ओपनिंग के भी थे, जितने ओपनिंग में थे उसमें से 5 यूनिट कम हो जाएंगे तो आपके पास 15 यूनिट बच गए. 15 यूनिट के आपके हिसाब से इस वक्त प्राइस क्या है? 47,250 वाले आपके पास बच गए. 47,250 के यूनिट्स आपके पास 15 यूनिट बच गए. पर यूनिट प्राइस 3,150 है. ये है फीफो मेथड, अंडर परपेचुअल मेथड फीफो. अब सेकंड में हम कर रहे हैं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट. जो लास्ट में आया वो पहले सेल करेंगे. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या था? जो पहले सेल किया, जो पहले परचेज किया वो पहले सेल करेंगे. अब इसमें 20 यूनिट आपके पास ऑलरेडी थे, 80 यूनिट और आपने परचेज किए तो आपके पास 20 यूनिट 3,000 वाले, 80 यूनिट 3,000 वाले प्राइस आपके पास आ गई. अब 12 जुलाई को आपके पास 85 यूनिट्स आपने सेल किए. तो कौन से सेल करेंगे? पहले जो लास्ट वाले हैं पहले वो सेल करेंगे 80 यूनिट्स. उसके बाद अगर बच गए तो वो पहले वाले सेल करेंगे 5 यूनिट्स. अब आपके पास 15 यूनिट बचेंगे जो पहले वाली प्राइस पे थे 3,000.
70 यूनिट और परचेज हुए, 70 यूनिट परचेज हुए और 15 ऑलरेडी थे, तो 85 यूनिट्स आपके पास हो गए। 15 की प्राइस 3000 है, 70 की प्राइस 3100 है, तो अमाउंट आपके पास मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ जाएगा। 19 को आपने 80 यूनिट परचेज किए, 80 यूनिट परचेज करने से आपके पास इफेक्ट क्या आएगा, सबसे पहले लास्ट जो परचेज किए 70 यूनिट, पहले 70 यूनिट सेल करेंगे, उसके बाद जो बचेंगे वो इससे पहले वाले में करेंगे, मतलब कि 15 से 10 यूनिट सेल हो जाएंगे, तो 5 यूनिट हमें 3000 वाले एंडिंग में बचेंगे, और जो सेल होंगे वो 70 यूनिट 3100 वाले, 10 यूनिट 3000 वाले। इसके बाद 100 यूनिट आपने परचेज किए 3100, अब पास 5 यूनिट ऑलरेडी थे, 105 यूनिट्स हो गए। 90 यूनिट्स और आपने सेल किए, 90 यूनिट कौन से सेल करेंगे, 100 से 90 लास्ट वालों में सेल करेंगे। अब आपके पास कितने बचेंगे, 15 यूनिट्स। कौन से बचेंगे, 10 यूनिट्स वो होंगे जो लास्ट आपने परचेज किए थे, 5 यूनिट्स बिल्कुल पहले वाले जो ओपनिंग वाले थे। 15 यूनिट्स, इसकी 15 यूनिट की प्राइस यहाँ पे 46,500 आ रही है, जबकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सेल्स जो है 7,85,500 आ रही है। अब नेक्स्ट मेथड है एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज का मकसद क्या है कि हर ट्रांजेक्शन के बाद एवरेज करेंगे। अब 20 यूनिट से 3000 ईच 6000 रुपीज है, 60,000 ये प्लस में 2,40,000 के आपने ये परचेज किया, 2,40,000 के आपने और परचेज किए, तो आपके पास टोटल प्राइस कितनी होगी, 60 प्लस 240 3 लाख रुपीज। 3 लाख में कितने यूनिट है, 220 प्लस 80 100 यूनिट है। अब टोटल को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे, अमाउंट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे, तो पर ट्रांजेक्शन के बाद आपको एक एवरेज प्राइस मिलेगी, जिसको कहेंगे जो है अमाउंट 3000। नेक्स्ट 3000 से आपने 85 यूनिट सेल कर दिए, माइनस तो 85 यूनिट 3000 से सेल हो गए, 15 यूनिट बच गए। नेक्स्ट में आपने 70 यूनिट परचेस किए, अब 70 यूनिट्स ये 15 यूनिट पहले थे, कितने हो गए 85, पहले की प्राइस कितनी थी 45,000, 2,17,000 अब की प्राइस है, दोनों को टोटल करेंगे तो 2,62,000 बच गया। 2,62,000 में कितने यूनिट है 85 यूनिट, तो पर यूनिट कितनी प्राइस बचेगी 3,082.5, सॉरी 3,082.35। 19 को आपने सेम प्राइस पे 80 यूनिट सेल कर दिए, 5 यूनिट आपके पास बच गए, सेम प्राइस पे आपके पास ये अमाउंट मेंशन आ रहा है। 23 को आपने 5 यूनिट ये प्लस 100 यूनिट और परचेज किए, तो कितने यूनिट हो जाएंगे 105। 3,15,000 की इन्वेंट्री आप अब परचेज किए, 15,000 के आपके पास पहले थी, 15,411, तो ये टोटल दोनों का मिला के कितना होगा 3,30,411 प्लस 76। अब टोटल अमाउंट को, ये जो टोटल अमाउंट है, इस टोटल अमाउंट को इस टोटल नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे, तो पर यूनिट न्यू प्राइस मिल जाएगी। पहले कितनी थी 3000, फिर 3082 हुआ, अब 3146 बन गए। 26 जुलाई को 90 यूनिट सेल किए, 15 यूनिट बच गए, प्राइस सेम रहेगी। अब आपके पास एट द एंड ऑफ 25 यूनिट्स परचेज किए थे, 22,250 यूनिट्स परचेज किए थे, 255 यूनिट सेल किए, 15 यूनिट बच गए, और पर यूनिट प्राइस 3,146.78 है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो प्राइस आई है 47,210.6 रुपीज की टोटल अमाउंट आ गया। अब नेक्स्ट मेथड है पीरियडिक मेथड। पीरियडिक मेथड के अंदर आपके पास एक पीरियड की कॉस्ट कैलकुलेट करके आप कहेंगे टोटल आपने आइटम्स रिसीव कितने किए थे, 20 पहले थे, 80 और रिसीव किए थे, 70 और आपने परचेज किए थे 18 जुलाई को, और 100 यूनिट आपने 23 जुलाई को परचेज किए थे। तो टोटल आपके पास यूनिट से 270 यूनिट्स कितने में परचेज किए थे, पर यूनिट प्राइस मेंशन थी, टोटल करेंगे तो आपके पास टोटल अमाउंट 8,32,000 रुपीज की टोटल आपके पास इन्वेंट्री है। कितने यूनिट है 270 यूनिट्स। अब पर यूनिट प्राइस कितनी आएगी, एवरेज कॉस्ट टोटल पीरियड की, पहले परपेचुअल में क्या कर रहे थे, हर ट्रांजैक्शन के बाद हम एवरेज कर रहे थे, लीफो फीफो हर ट्रांजैक्शन के बाद कर रहे थे। अब पीरियडिक के अंदर
वो एक पीरियड की टोटल कॉस्ट कितनी है परचेज की, कितने यूनिट परचेज किए उससे डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट आपके पास प्राइस आ गई 3081.48, एक यूनिट की प्राइस ये। अब 2,70,000 में आपने सेल कितने किए थे, 2,55 यूनिट्स। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी बच गई, 15 यूनिट्स। कितनी प्राइस पर है, ये प्राइस आ गई। टोटल क्लोजिंग इन्वेंट्री अमाउंट आपके पास आ गया 46,222.2। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स 2,255 यूनिट्स। ये अमाउंट आपके पास आ गया पर यूनिट प्राइस। टोटल आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 7,85,777। अब आपके पास यहां पे एक चीज फर्दर एक चीज आ रही है कि चार मेथड, दो मेथड है परपीचुअल पीरियोडिक, परपीचुअल के अंदर तीन मेथड है। अब सबको कंपेयर करके देखेंगे क्या प्राइस आ रही है, किसमें सब में डिफरेंस क्या है। प्राइस, सेल्स प्राइस आपके पास ऑलरेडी गिवन थी। अगर सेल्स प्राइस के हिसाब से यूनिट क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल्स अमाउंट आपके पास मिल जाएगा। सेल्स अमाउंट की वर्किंग मैंने यहां पे नहीं दी। अब हम सिर्फ बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे अगर फीफो के मेथड पे अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो ओपनिंग इन्वेंट्री थी आपके पास 60,000, तीनों मेथड में, चारों मेथड में यही थी। परचेजेस सब में एक जितनी प्राइस है। अवेलेबल फॉर सेल सब में सेम है। क्लोजिंग इन्वेंट्री हर अमाउंट में, हर सब में चेंज है। सबसे लोवेस्ट जो है आपके पास, सबसे लोवेस्ट जो आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन है वो है 46,022। इसमें आप देख रहे हैं जितना आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री लो है उतना ही आपका प्रॉफिट इंक्रीज है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका इंक्रीज हो रहा है और आपका प्रॉफिट अल्टीमेट डिक्रीज हो रहा है। अगर आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री हाई है, जो हाईएस्ट है 47,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री हाई है तो आपके पास जो एंडिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर आपके पास हाई है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके इफेक्ट जो सबसे लोवेस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आपके पास फीफो मेथड है। और इसी वजह से जितने अमाउंट से आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लो है उतने ही अमाउंट से आपके पास प्रॉफिट सबसे हाईएस्ट है। अब आप इसका रिलेशन देखें कि जैसे जैसे आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज होगी उसी हिसाब से आपके पास प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। सेकंड पे आ जाए फीफो लीफो पे। अगर लीफो पे आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी कम हो गई, कितनी हो गई, 47,000 से 46,500 हो गई, तो आपके पास जितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने कम की उतनी ही आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज हो गई। और जितनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी इंक्रीज होगी उतना ही आपके पास प्रॉफिट लो होगा। जैसे जैसे आप क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू इंक्रीज करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिक्रीज होगा और क्लोजिंग ग्रॉस प्रॉफिट हाई होगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू अगर आपके पास हाईएस्ट है तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमेशा लोवेस्ट प्राइस होगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का इफेक्ट करके आप इग्नोर करें, जितनी आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री हाई होगी उतना ही आपके पास प्रॉफिट हाई होगा। जितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री लो होगी प्रॉफिट लो होगा। अब चारों मेथड में आप देख लें क्लोजिंग इन्वेंट्री सब में हाईएस्ट किसमें है और प्रॉफिट देखें उसका सबसे लो हाईएस्ट है। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी सबसे लोवेस्ट है तो प्रॉफिट भी आपके सबसे लोवेस्ट होगा। लोवेस्ट पीरियोडिक मेथड में आ रहा है और हाईएस्ट फीफो मेथड में आ रहा है। दिस इज सिंपल कंपैरिजन। Thanks for watching. If you have any query, any question, you can ask comments and review. Don't forget to subscribe and like this channel. Okay, Allah Hafiz. लास्ट लेक्चर के अंदर हम व्हाट इज इन्वेंट्री, पर्पस ऑफ इन्वेंट्री, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज, वैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक अंडर फीफो लीफो वेटेड एवरेज, परपीचुअल एंड पीरियोडिक मेथड के हिसाब से डिस्कस कर चुके हैं। इनके अलावा अकाउंटिंग फॉर क्लोजिंग इन्वेंट्री, कंपैरिजन ऑफ फीफो लीफो एवरेज एंड परपीचुअल पीरियोडिक, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर। सेकंड लेक्चर के अंदर हम इस कंपैरिजन को प्रैक्टिकली क्वेश्चन के साथ हमने
डिफेंड किया है। नंबर थर्ड लेक्चर के अंदर आज हम लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, जो बेसिक बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रोफेशनल एग्जाम्स में और एमसीक्यूज के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। फिजिकल इन्वेंट्री काउंट क्या चीज़ होती है, impact of inventory on statement of profit loss account and statement of financial position from ट्रायल बैलेंस। जो ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं उसके अंदर जो इन्वेंट्री की वैल्यू होती है उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पे किस तरीके से आएगा। लेट्स मूव इन्वेंट्री रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। Inventory should be valued at the lower of cost. Inventory should be valued at lower of cost and net realizable value. लोअर कॉस्ट या एनआरवी दोनों में से जो लोअर होगा उससे हम इन्वेंट्री को वैल्यू करेंगे। वो अमाउंट हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्लोजिंग इन्वेंट्रीज और बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट्स में ले जाएंगे। द कंपैरिजन बिटवीन द टू शुड आइडियली बी मेड सेपरेटली फॉर ईच आइटम। हर आइटम के लिए ये कंपैरिजन सेपरेट होना बेहतर है, आइडियली यही बेहतर है। cost is actual expenses incurred in the normal course of business in bringing the product to its present location and conditions. Cost क्या चीज है, जो भी एक्चुअल एक्सपेंसेस हो रहे हैं जो नॉर्मल बिजनेस कोर्स के अंदर प्रोडक्ट को प्रेजेंट लोकेशन और प्रेजेंट कंडीशन में लाने तक, इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड सम अदर ओवरहेड्स, प्रोडक्शन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सब चीजें मिला के जो एक्सपेंस आएगा वो दिस इज कॉल्ड कॉस्ट। नेक्स्ट NRV is selling price less cost from now to completion and cost of marketing, selling and distribution. कॉस्ट क्या है, जो टोटल एक्सपेंसेस हो रहे हैं आपके बिजनेस की प्रोडक्ट को करंट पोजीशन में लाने तक, जितनी भी प्रेजेंट लोकेशन तक, प्रेजेंट कंडीशन तक जो भी एक्सपेंस हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट। रियलाइजेबल वैल्यू एनआरवी इज अ सेलिंग प्राइस। वो प्रोडक्ट कितने में सेल हो रही है उसमें से माइनस करना है लेस कॉस्ट फ्रॉम नाउ। अब इसकी सेलिंग के लिए अब से लेकर जो फर्दर इसकी सेलिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो भी एडिशनल एक्सपेंस होगा वो सेलिंग प्राइस से माइनस करेंगे, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा दिस इज कॉल्ड एनआरवी। सिंपल सा इसका एग्जांपल, फॉलोइंग इज अ डिटेल ऑफ इन्वेंट्री ऑफ बिलाल एंड ट्रैफिक कॉर्पोरेशन एट द ईयर एंड। प्रोडक्ट अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा, 4 प्रोडक्ट्स है। कॉस्ट अल्फा की कॉस्ट 20,000 है, एनआरवी 22,000 रुपए, 22,000। अब हमें वो देखना है एनआरवी एंड कॉस्ट दोनों में लोअर कौन सा है। बीटा कॉस्ट 11,000 रुपए की आपके पास कॉस्ट है जो वो 11,000 है, रियलाइजेबल वैल्यू 10,000। चार्ली कॉस्ट 12,500 मगर रियलाइजेबल वैल्यू 12,000। डेल्टा कॉस्ट 17,600 मगर एनआरवी 18,000। अब आपको व्हाट वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री should be shown by the corporation in its statement of financial position at the year end। डेफिनेटली जो इन्वेंट्री की वैल्यू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आएगी वही चीज प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएगी। प्रॉफिट लॉस अकाउंट से जो क्लोजिंग करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल में जो माइनस करेंगे वही वैल्यू आप करंट एसेट्स में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ले जाएंगे। अब ये चारों चीजों की आपने फर्स्ट अभी जो हमने डिस्कस किया कि हर आइटम को, हर प्रोडक्ट को सेपरेट देखना है। अब इसके 4 ऑप्शन, स्पेशली ये एमसीक्यूज में आपके पास प्रोफेशनल, सीए, एससीसी, आईसीएमए, पिफा, हर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर इन्वेंट्री का क्वेश्चन इस तरीके से एमसीक्यूज में आते हैं। अगर आपके पास आपका पेपर जो है वो एमसीक्यूज बेस्ड है तो, अदरवाइज एनआरवी,
या लीफो फीफो के क्वेश्चंस पूरे चार्ट बनाने पड़े होते हैं। अब ये कॉन्सेप्चुअल भी है। अब ये चार आपके पास ऑप्शन है। नंबर वन, अब आप नोट करते जाइए, अल्फा के अंदर कॉस्ट लोअर है या एनआरवी लोअर है? डेफिनेटली कॉस्ट लोअर है। बीटा के अंदर कॉस्ट लोअर है या एनआरवी लोअर है? तो बीटा के लिए एनआरवी लोअर है। अब ये सेपरेट आप लिखे, कॉस्ट अल्फा 20,000, बीटा 10,000, चार्ली 12,000 एंड डेल्टा 17,600। ये आपकी चारों लोवेस्ट है। इनको आप टोटल करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा ए 59,600। इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होगी? अल्फा दोनों में क्या कौन सा लोअर है? 20,000। बीटा दोनों में से कौन सा लोअर है? 10,000। चार्ली दोनों में से कौन सा लोअर है? 12,000। डेल्टा 17,600। तो टोटल किया तो आपके पास 59,600। तो 59,600 आपके पास ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन ए। ये सिंपल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपके पास एनआरवी एंड कॉस्ट के एनालाइज करने का। इसके अलावा नेक्स्ट था फिजिकल इन्वेंट्री काउंट। बेसिकली फिजिकल इन्वेंट्री काउंट एक बहुत ज्यादा टिपिकल एक्टिविटीज है। अक्सर अगर आप फिजिकल इन्वेंट्री काउंट के हिसाब से आप देखें, स्पेशली मैक्रो कैश एंड कैरी जो पाकिस्तान में था या मेट्रो कैश एंड कैरी, वंस अ ईयर स्टोर अपना बिजनेस बंद कर देते हैं। उससे पहले या उस दौरान, उस एक दिन के अंदर, वो अपने पूरे स्टोर के अंदर जितना भी स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल है उसकी काउंटिंग करते हैं। तो फिजिकली डिपार्टमेंट में डिफरेंट लोग, हायर मैनेजमेंट से लेकर लोअर मैनेजमेंट तक, कंप्लीट मैनेजमेंट उस फोकस उसका होता है इन्वेंट्री काउंट। क्योंकि जो हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि इन्वेंट्री काउंट, इन्वेंट्री इज अ मेजर एसेट्स, करंट एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसको वैल्यूएशन, उसकी वैल्यू को वेरीफाई करना हर बिजनेस का राइट बनता है एज पर अकाउंटिंग IS2 के भी नीड है। तो इसीलिए फिजिकल इन्वेंट्री काउंट क्या चीज है? फिजिकल इन्वेंट्री काउंट इज a structure approach of to counting a company's stock in hand or closing inventory, where staff uses a predetermined method to count the goods को हर एक इंडिविजुअल आइटम को काउंट करके उसकी वैल्यूएशन करेंगे। फिजिकल कंपनी स्केड्यूल अ फिजिकल इन्वेंट्री काउंट एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। जो रिपोर्टिंग पीरियड है उसके एंड में हर एम्प्लॉय, हर एक एसोसिएट, एक रेस्पॉन्सिबल बंदा इन्वेंट्री की डिपार्टमेंट वाइज उसकी वैल्यूएशन, उसकी फिजिकल काउंटिंग क्वांटिटी वेरीफाई करके अपने सिस्टम से, या मैन्युअल अगर है तो वो सिंपल नोटपैड पे नोट करेंगे, अदरवाइज पीपीटीज एक डिवाइस होती है जस्ट लाइक अ टैबलेट, तो उसके अंदर वो आइटम की डिटेल पूरी मेंशन होती है। उसमें सिर्फ वेरीफाई क्वांटिटी करने के बाद क्वांटिटी इंसर्ट करेंगे तो आपके पास ऑटो सॉफ्टवेयर बेसिस पे, सेप और ERP बेसिस पे आपकी इन्वेंट्री की काउंटिंग की वैल्यूएशन हो जाएगी और उसकी कॉस्टिंग भी प्रॉपर होगी। इम्पैक्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ सेल्स, हेंस प्रॉफिट ऑफ द पीरियड। डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे बेस करते हैं जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन कर चुके हैं। इन द टोटल ऑफ द करंट एसेट्स, डेफिनेटली वही इंपैक्ट करेगा फाइनेंशियल पोजीशन पे बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट्स के सेक्शन में। Therefore, it is important to have the accurate valuation of inventory. इन्वेंट्री की वैल्यूएशन अगर एक्यूरेट होगी तो आपके पास बिजनेस के अंदर करंट एसेट्स इन बैलेंस शीट के अंदर और प्रॉफिट 100% एक्यूरेट होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट एसेट्स इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज इन्वेंट्री। कंपैरिजन डिफरेंट मेथड, डिफरेंट कॉस्ट पे। सेल्स अगर 1 मिलियन है, हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री 60,000, परचेजेस 76,500, तो अवेलेबल फॉर सेल 8,100, 810,000 रुपीज प्लस 50,000 रुपीज की आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है। वो जब 50,000 रुपीज की क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने माइनस की है तो आपके पास प्रॉफिट है 2,40,000। अब सेकंड कंपैरिजन में ये देखेंगे आपके पास कॉस्ट सेल सेम है, परचेजेस सेम है, अवेलेबल फॉर सेल सेम है, ओपनिंग सेम है, सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री को हमने 20,000 रुपीज इंक्रीज किया।
50 से 20,000 पे इंक्रीज किया। जिस तरीके से हमने 20,000 रुपीज इंक्रीज किया, जितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी इंक्रीज होगी उस हिसाब से आपके पास प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उतना ही प्रॉफिट आपका इंक्रीज होगा। अगर आप देखें 50,000 जब इन्वेंट्री थी तो कॉस्ट ऑफ सेल आपके पास 7,60,000 था। अब जितनी इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई आपके पास क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिक्रीज हो जाएगी, और जितनी ही अमाउंट से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिक्रीज होगी उतना ही आपके पास प्रॉफिट इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, सेल्स गिवन है आपके पास, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस गिवन, सेम चीज। अब 50,000 से हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री 30,000 रखी है। जितने जितने आपने इन्वेंट्री को कम किया उतना ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज हो गया, और जितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका इंक्रीज हो उतना ही आपके पास प्रॉफिट डिक्रीज हो गया। और ये इम्पैक्ट आपके पास बैलेंस शीट में आएगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्लोजिंग इन्वेंट्री की वजह से टोटल एसेट्स की वैल्यू, टोटल इन्वेंट्री की वैल्यू यकीनन डिक्रीज और इंक्रीज होगी, और प्रॉफिट इक्विटी की साइड पे आपके पास प्रॉफिट भी इम्पैक्ट आएगा। तो ये जो इम्पैक्ट, ये एक ऐसा एसेट, करंट एसेट्स, एक करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री एक ऐसा हमारा बेसिक एसेट है जो आपके पास हिट करेगा, जो दोनों चीजों पे हिट करेगा, प्रॉफिट को भी और प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों में हिट करेगा। दिस इज ऑल ओवर अबाउट inventory accounting. Hope it's clear. Thanks for watching. If you have any question, you can ask, comments and review. Thanks, and like and share. Please like and share, subscribe this channel. Okay, Allah Hafiz.